2nd October 2014, which was implemented under the which was implemented for the hygiene, health, hygienic drinking water, hygiene in rural area, and it can, by the help of this program, so many toilets are made in the rural area and most of the outside area of the urban. And it was started by our Prime Minister. Ma'am, that's all. Who started this program? Who started this program? Under whom this program was started? Ma'am, Ministry of... Ma'am, I not remember about that. Okay. Next. ये आया था, लिख लीजिए, इसको लिखिए कि किसके अंडर में आया था. मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. स्वच्छ भारत अभियान was started by मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. ठीक है. एंड इसको स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को बाय प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया था. ठीक है. इनिशिएटिव उनका था और इसको खत्म कर दिया गया था. 5 साल का ये प्रोग्राम था, 5 इयर्स का प्रोग्राम था. ठीक है. और इसमें ये चीज भी आया था कि 3% जो आपका टॉयलेट्स जो है ऑल ओवर इंडिया में वो बढ़कर 3 मल्टीप्लाई हो जाए, यानी 9% हो जाए इन 2019, और ये हो गया था आपका 10%, यानी 10% लगभग पहुंच गया था. ठीक है. कोई नेक्स्ट बताओ मुझे स्कीम. रोशनी कौन बताएगा मुझे? स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर ट्राइबल्स. रोशनी. मैम, रोशनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 7. राजवी वेट. यस मैम. बेटा हैंड रेज करना है. ठीक है. आपके अलावा और भी बच्चों ने सॉरी मैम, सॉरी. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो आपने शुरू कर दिया है तो आप बोलिए. ठीक है. बाकी बच्चों को दूसरे स्कीम्स में मौका मिल जाएगा. चलिए. मैम, रोशनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 7 जून 2013. It was initiated for the development of tribal people, for providing job opportunity, and skill development program was also provided to them. 50% of it covered. The beneficiary was 50% women, and it was introduced in 24 districts, which was Naxal affected district. Very good. And ma'am, about 50,000 people were benefit from this initiative. This project was for at least 50,000 youth will get the job from this particular scheme. मतलब it was a approx था कि ये प्रोजेक्ट में लगभग 50,000 लोगों को, हम लोगों को जैसे होता है ना कि इतने लोगों को हम लोग को शामिल करना है, एक डेटा बनाया जाता है कि फ्यूचर में हम लोगों को कितने लोगों को कवर करना है. तो 50,000 लोगों को कवर करने की बात की गई थी. छत्तीसगढ़ के एरियाज में, ठीक है, मध्य प्रदेश के एरियाज में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था. झारखंड में, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट वहीं के थे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट स्कीम संसद आदर्श ग्राम योजना. संसद आदर्श ग्राम योजना लास्ट क्लास में नहीं किया था, पहले करवा रखा है ऐसे मैंने इसे. हृदय कौन बताएगा? हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना. हृदय. यस पीयूष. मैम, हेरिटेज ऑगमेंटेशन योजना started in 21 Jan 2015. The Union Ministry of Under Development aim reach heritage, culture heritage. ओके, गुड. नेक्स्ट, ये लगभग 12 सिटीज में स्टार्ट हुआ था और इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए लगाए गए थे. और 12 सिटीज का नाम लास्ट क्लास में अभिजीत ने बताया था. बाकी और किसी बच्चों को पता है 12 सिटीज कौन थे हृदय के अंडर में? अभिजीत एक बार रिपीट करना बच्चे 12 सिटीज का नाम. अजमेर, अमृतसर और मैम फिर से देखना पड़ेगा. ओके, लिखे थे चलिए.
ओके, नेक्स्ट मनरेगा. मनरेगा, यस रजत. बताइए बेटा. यस रजत. Rural employment. It's started on 2 February 2006. Its main aim was to provide a job to for 100 days, and if they don't provide, they provide employment wages. अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस. ठीक है. Unemployment wages. ओके. बेरोजगारी भत्ता. नेक्स्ट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? It was started by the Atal Bihari Vajpayee in 2015, and its main aim to connect more than 500 road, and its main objective is to provide proper road and infrastructure so that there is no problem in travel. And प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. ठीक है, और बताइए. It completed their objective till 2017, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है. Next, who is going to tell me about TRISEM? Abhishek, yes, you want to add something more in this? Okay, you want to tell me about TRISEM? Okay, tell me about TRISEM. Training to the youth, training to rural youth and For self self-employment. For self-employment, it was started in 15th August 1979, providing knowledge and technical for providing business and technical knowledge. And in 1991, the name of the TRISEM changed to Swan Jayanti Rozgar Gram Yojana. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. Yes. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. Okay. Okay. Who is going to tell me about AAY Antyodaya Anna Yojana? Antyodaya Anna Yojana. Yes, Akash Kumar. Yes, Akash. मैम, अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 हुआ था, लॉन्च हुआ था, जो 1 करोड़ पुअरेस्ट फैमिली के लिए. इसमें BPL फैमिली कवर अंडर TDS विथ द स्टेट. इसको लाया गया था 2 करोड़ फैमिलीज को कवर करने के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन. हाँ, आगे. मैम, प्रोवाइड फूड हाईली फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज्ड रेट ₹2 per kg for rice. For wheat. Rice. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wheat. अंत्योदय अन्न योजना को लाया गया था 25 दिसंबर 2000 में. ठीक है, और ये कौन लेकर आया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे. और यहाँ पर 2 करोड़ फैमिली को कवर करने की बात की जा रही थी कि लगभग 2 करोड़ फैमिली को कवर करेंगे. लेकिन वो फैमिली कौन था? जो बिलो पॉवर्टी लाइन था. यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो हैं 2 करोड़ लोग को लगभग हम कवर करेंगे. लेकिन इसमें जो अमाउंट था, जो बेसिकली वो था कि ये व्हीट और जो राइस है, जो मेन फूड ग्रेन्स है, हम उनको सब्सिडाइज्ड रेट में देंगे. और बल्कि कुछ और भी इसमें ग्रेन्स थे, और 3 रुपए किलो इसमें मिल रहे थे राइस और 2 रुपए किलो व्हीट. ठीक है. नेक्स्ट, विलेज ग्रेन बैंक स्कीम. विलेज ग्रेन बैंक स्कीम. यस उत्सव. मैम, विलेज ग्रेन बैंक स्कीम implemented by Department of Food and Public Distribution. It provides the safeguard to starvation during the natural calamities, lean period, etc. ओके, तुम तो देखकर बोल दोगे तो पता ही लग जाएगा ना बेटा. फिर भी ध्यान से सुन लीजिए. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो था, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन
जो था स्टार्ट हुआ था 12 अप्रैल 2005 में, 12 अप्रैल 2005 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, इसका एम क्या था कि क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, उस दिन आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री जो मैंने दिखाया था, उस डॉक्यूमेंट्री में क्या सुनने के लिए आ रहा था कि देयर आर हॉस्पिटल्स आर अवेलेबल बट डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल, राइट? सो इन शॉर्ट कह सकते हैं ना कि क्वालिटी तो बहुत दूर की बात है, सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया 2005 में, इसका मेन एम यही था कि जो सर्विस है, क्वालिटी सर्विस है, यानी डॉक्टर्स जो हो, नॉलेजेबल डॉक्टर्स, ऑथेंटिकेट डॉक्टर्स। ऑथेंटिकेट मतलब क्या होता है? जो रियल डॉक्टर्स हो। ऐसा ना हो कि बोलते हैं ना बहुत लोग नकली मेडिकल बनवा लेते हैं, मेडिकल अपने डिग्रीज, एंड दे आर शोइंग इट टू द बेसिकली रूरल पीपल, एंड वो उनको बिलीव भी कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अच्छी क्वालिटी सर्विस देने की बात की जा रही थी। अफोर्डेबल और एक्सेसिबल का मतलब है बहुत सारे सर्विस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, हेल्थ सर्विस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो फ्री के या बहुत ही कम पैसा लेकर के, बहुत रेयर उसमें जो बेसिकली फीस वगैरह होंगी बहुत कम होंगी। एक्सेसिबल का मतलब है कि सारे लोगों को वो सुविधा मिलेंगी उनके खुद के गांव में, यानी उनके डिस्ट्रिक्ट और उनके गांव में हॉस्पिटल्स बनवाए जाएंगे, अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें बेसिकली एक आशा स्कीम था जो मैंने बताया था आपको, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये सिर्फ आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी, बल्कि ये गांव में जाकर विमेन को भी अवेयर करवाती थी अबाउट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशियस फूड। बच्चों के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, विमेन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, शी इज लाइक दैट। तो वो एक एक्टिविस्ट थी, एक सोशल वर्कर की तरह थी। आशा दीदी कहते हैं इनको। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा था? हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के द्वारा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना, बीमा यानी क्या बात कर रहे हैं? बीमा क्या होता है? नाम इंश्योरेंस। हाँ, ठीक है, आम आदमी बीमा योजना। इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2007। जैसे स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर को लाया गया था, वैसे ही सेम इसको भी 2 अक्टूबर 2007 में लाया गया था। दो मतलब स्कीम का डेट मैच कर गया, एक है स्वच्छ भारत मिशन और एक दूसरा है ये आम आदमी बीमा योजना। ये लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर 2007 में। और इसका जो बेसिकली क्या था कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रूरल हाउस होल्ड को। सोशल सिक्योरिटी का मतलब यहाँ बताया जा रहा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पेंशन देना, ग्रेचुइटी फंड, ये सारे आपके सिक्योरिटी में आते हैं, सोशल सिक्योरिटी में। वैसे ही इंश्योरेंस भी आपके सोशल सिक्योरिटी के पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो था बेसिकली ये सारे रूरल हाउस होल्ड्स के लिए, मतलब कि रूरल एरियाज में जो घर थे उनके लिए था। इसके अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंडर में 1 मेंबर ऑफ फैमिली इज कवर्ड, यानी एक पर्सन जो है फैमिली का उसको कवर किया जाएगा। लगभग अगर 5 लोग हैं तो उसमें से एक पर्सन जो होगा उसको बीमा दिया जाएगा, यानी उसका इंश्योरेंस किया जाएगा। 1 पर्सन इज कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। और इसमें जो प्रीमियम होगा वो 200 रुपए होगा पर पर्सन पर अनम, एंड शेयर्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी किसी एक जो भी रूरल एरियाज है, रूरल एरिया में जो एक हाउस होल्ड है उसमें जो एक पर्सन को हम एक फैमिली में कवर कर रहे हैं, उसका प्रीमियम हर साल 200 रुपए जाएगा। और उस पैसे को उठाएगा कौन? उस पैसे को कौन बेसिकली उसका जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा? दैट अमाउंट वाज पेड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली इस स्कीम को शेयर कर लिया था और दोनों मिलकर ये इनिशिएटिव चला रहे थे। तो 200 रुपए सालाना हर एक रूरल पर्सन का जाएगा, गवर्नमेंट जो है वो जमा करवाएगी, गवर्नमेंट में दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर करके। ठीक है, और जो इंश्योर्ड पर्सन होगा, यानी जिसका नाम पे इंश्योरेंस होगा, मान लो किसी फैमिली में किसी के फादर का इंश्योरेंस हो रहा है, या फैमिली में जो ठीक है पर्सन जो है किसी मतलब फादर का इंश्योरेंस हो रहा है, एक मेल पर्सन का इंश्योरेंस हो रहा है, तो ऐसे केस में जो इंश्योरेंस है, द इंश्योर्ड पर्सन नीड नॉट टू पे एनी प्रीमियम। जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसको कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं थी। और ये इंश्योरेंस जो था कितने से कितने एज तक के लिए था? 18 से 59 ईयर्स ओल्ड तक के लिए। ठीक है, 18 से 59 ईयर्स के ओल्ड के लिए किसी भी पर्सन का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन इंश्योर्ड होगा। सारे घर के सब मेंबर के लिए नहीं था, सिर्फ एक पर्सन के लिए था। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? आम आदमी बीमा योजना
आम आदमी बीमा योजना सबको समझ आ गया? यस मैम। नेक्स्ट है कुटीर ज्योति प्रोग्राम। कुटीर ज्योति प्रोग्राम, कुटीर ज्योति प्रोग्राम, कुटीर ज्योति प्रोग्राम। कुटीर ज्योति प्रोग्राम जो था, कुटीर ज्योति प्रोग्राम जो है, इसको लाया गया था 1988 में। इसको कब लाया गया था? 1988 में, ठीक है। और इसका जो मेन मोटिव क्या था, ये कुटीर ज्योति प्रोग्राम, कुटीर ज्योति प्रोग्राम। इसी बात पे मुझे याद आया, पढ़ते हैं। तो ये प्रोग्राम 1988 में लाया गया और इसका जो मेन मोटिव था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जाए। यानी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की बात हो रही, बट ये कम्युनिटी बेस्ड थोड़ा प्रोग्राम था। कम्युनिटी बेस्ड यानी कम्युनिटी को हम यहाँ पर बेसिकली क्या करें, कवर कर रहे हैं। कौन? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड जो हरिजन्स भी कहलाते हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, आदिवासी और ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी से नोट्स ले लीजिएगा ज्योति आप, ठीक है। कोई बच्चा ज्योति की हेल्प कर देना, उसके यहाँ नेटवर्क इशू है। तो ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए था। जो रूरल फैमिलीज जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उन लोगों को कवर किया गया था। इस प्रोग्राम के अंडर में जो गवर्नमेंट था वो 400 रुपए दे रही थी फैमिली को। 400 रुपए का असिस्टेंस मिल रहा था फैमिली को, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, फॉर सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन हाउसेस। यानी यहाँ पर एक घर में एक मतलब सिंगल कनेक्शन मिल रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, और 400 रुपए का असिस्टेंस कौन दे रहा था? गवर्नमेंट, ठीक है। ये था आपका मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उन लोगों का इंप्रूव करना जो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, जिनके घर में लाइट बत्ती है ही नहीं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे लोगों को बेसिकली 400 रुपए का असिस्टेंस जो था प्रोवाइड किया जा रहा था, और एक सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनके घर में दिया जा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान तो सब लोगों ने सुना, सब पढ़े सब बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व का मतलब ही होता है सारे लोगों के लिए। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था ये 2000 से 2001 के बीच में आया, और जो मेन एम क्या था, कंपलसरी एजुकेशन बना दिया गया था 6 साल से 14 साल के एज वालों के लिए। यानी 6 to 14 इयर्स ओल्ड के जो भी बच्चे होंगे उनको कंपलसरी स्कूल में एडमिशन लेना है, उनको पढ़ना है, और वो भी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही थी। इवन मिड डे मील भी लाया गया था सर्व शिक्षा अभियान के अंदर में, मिड डे मील को भी लाया गया था ताकि बच्चे कम से कम खाने की वजह से वो स्कूल आया करें। बहुत सारे, देखो मैं तुम लोगों को इसके एक डीप बताती हूँ, एक नॉलेज मतलब एक स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअल में देखो क्या था सिनारियो, क्या 6 से 14 साल के बच्चों का फंडामेंटल राइट है कि एजुकेशन ले, ठीक है। और इसको स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। राइट टू एजुकेशन को लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है ना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान। उसमें 86th अमेंडमेंट हुआ था। 86th अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? यानी बदलाव, जो मॉडिफिकेशन लाया जाता है उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो 86th अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ मतलब वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया। यानी बच्चों को पढ़ना कंपलसरी है और संवैधानिक उनका हक है कि उनको शिक्षा मिले। और उसके बाद ये शेयर किया गया, जो इसका एक्सपेंडिचर था, यानी सर्व शिक्षा अभियान का जो एक्सपेंडिचर था वो 50-50 शेयर किया गया, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, यानी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। और इसको अभी भी ये लगभग चल रहा है सर्व शिक्षा अभियान, तो आप इसको भी देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो लगभग सारे के सारे रूरल के जो भी बचे हुए आपके स्कीम्स थे वो हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट विथ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसको सबसे पहले लाया गया था 1965 में इंडिया में, और ग्रीन रिवॉल्यूशन को सबसे पहले यूज किया गया था नॉर्मन बोरलॉग ने इसको यूज किया था। नॉर्मन NORMAN नॉर्मन बोरलॉग BORLAUG बोरलॉग के द्वारा इसको लाया गया, और ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पता है कौन है? M स्वामीनाथन, ठीक है। M स्वामीनाथन जो है वो बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है इंडिया में, यानी इंडिया में इंट्रोड्यूस उन्होंने ही करवाया था, M स्वामीनाथन।
तो 1965 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ग्रीन रिवॉल्यूशन, और वो हेल्प किसका लिया? जेनेटिसिस्ट जो थे, जेनेटिसिस्ट मतलब यानी कि जो प्लांट्स के जेनेटिक्स वगैरह जो थे, रिसर्चर थे, कौन थे? MS स्वामीनाथन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन उनके ही द्वारा लाया गया, और जो मूवमेंट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो इतना ज्यादा सक्सेस किया कि उसने पूरे कंट्री के जो फूड इफिशिएंसी का सिचुएशन था वो पूरा चेंज कर दिया। जब हमें आजादी मिली थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आर इकोनॉमिक सिचुएशन वाज वेरी वर्स, बहुत ही खराब सिचुएशन में था। मेजॉरिटी फूड ग्रेन्स जो थे हमें यूएस और बाकी दूसरे कंट्री से मंगवाने पड़ रहे थे, और इंडिया में तो बहुत ज्यादा फेमीन भी आया था, यानी भूखमरी सिचुएशन और ड्राउट एक्सेसिव आया है। कभी आप इस पे सर्च कीजिएगा तो बिहार में भी 1960s में ड्राउट आया था, ठीक है। तो इतने बुरा सिचुएशन जब था, तो उस समय सबसे पहले वहां पर 1950 में तो 5 ईयर प्लान ले आया गया था, प्लानिंग कमीशन 1950 में ले आई थी। उसी प्लानिंग कमीशन का जो 5 साल हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, 5 इयर्स जो हमने उसमें प्रोग्राम्स में रखा था, वो रखा था कि फूड में हमें सफिशिएंट बनना है, और उसी के अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा। और इसमें क्या क्या चीजें आई उसके बारे में लिखिए। लिखना चाहते हो आप लोग कि सुनना है? काफी है आप लोगों के लिए? यू वांट टू राइट और यू वांट टू हेयर? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में लिखिए कि दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन 1965. Green Revolution is launched in 1965 by Government of India, by GOI, by Government of India, by Government of India, with the help of geneticist. Geneticist का लिखिए स्पेलिंग GENETICIST, geneticist, geneticist MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ब्रैकेट में लिख लीजिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इन इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड के नहीं है, वर्ल्ड के हैं नॉर्मैन बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मैन बोरलॉग जो है वो वर्ल्ड के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर है, और इंडिया के हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव था, ये इसने पूरा कंट्री का फूड डिफिसिएंट वाला सिनेरियो को बदल दिया, और अब कंट्री हमारा अभी भी के टाइम पे भी फूड ग्रेन्स यहाँ से इंपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट होता है, पहले इंपोर्ट हो रहा था, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे लिखिए, अगर रहने दीजिए मत लिखिए आप लोग, मैं आप लोगों को 3 स्टेट में ये आया, और ये 3 स्टेट कौन कौन से थे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में इसको लाया गया, ठीक है। और मेजर जो था बेसिकली यहाँ पर जो सीड्स की क्वालिटी थी, ये ट्रेडिशनल सीड्स नहीं थे बल्कि HYV सीड्स थे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। और सबसे पहले इसमें क्या उगाया गया? राइस एंड व्हीट। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था बेसिकली आपका, इसमें एस्पेक्ट्स अगर बोला जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो इसमें 3-4 चीजें जो थी। सबसे पहले जो नॉर्मल सीड्स से HYV सीड्स की तरफ हम मूव कर गए। दूसरा, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो था, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का यूज होना शुरू हो गया, यानी कि डेवलप टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो इसको भी हम आगे कवर करेंगे। और यहाँ पर एक चीज और था, वो था आपका यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, यानी कि पहले नेचुरल मैन्योर यूज होता था, बट अब इसको लाने के बाद 2-3 चीजें जो थी वो था कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो थे वो हम लोगों ने कैसा यूज करना शुरू कर दिया? आर्टिफिशियल एक तरीके से हमने यूज करना शुरू कर दिया। 4th था इरिगेशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, HYV सीड्स जो था प्रोडक्शन उसने काफी इंक्रीज कर दिया, लेकिन वहां पर इरिगेशन यानी कि जो पटाना होता है पानी को, वो बहुत ज्यादा हाई था, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी हमें बहुत अच्छा चाहिए था इफ वी आर यूजिंग द HYV सीड्स, तो दे रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ वाटर फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पर इरिगेशन जो था, ये 4 एस्पेक्ट्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने काम किया। कौन कौन से में? सीड्स को बदल के HYV सीड्स। सेकेंड, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल को छोड़ के अब कौन सा एग्रीकल्चर सिस्टम होगा? मैकेनाइजेशन, मशीन्स का यूटिलाइजेशन। थर्ड, यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो आपके आर्टिफिशियल थे, एंड द लास्ट इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ये 4 एस्पेक्ट्स में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने काम किया। ग्रीन
रिवॉल्यूशन जो था इसमें मॉडर्न टूल्स टेक्निक का यूटिलाइजेशन था, ठीक है, और मेथड्स जो थे यहाँ पर जो भी डबल क्रॉपिंग सिस्टम हुआ, यानी कि जहां पहले 1 हेक्टेयर में जितने भी आपके क्रॉप्स उगते थे वो जस्ट डबल हो गए, ठीक है, और कंटिन्यूएशन हो गया फार्मिंग एरियाज वगैरह का। और इस स्कीम को अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसको अम्ब्रेला स्कीम में कन्वर्ट कर दिया है। खैर देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टोरी आप लोग सबको पता है गेस, लेकिन अभी जो नए चेंजेस आए हैं उसके बारे में आई थिंक किसी को भी नहीं पता होगा। पता है आप लोगों को? एनीवन? कृष्णोत्ती योजना के नाम से ही आया है, कृष्णोत्ती योजना, ठीक है। इसको अभी हम कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ग्रीन रिवॉल्यूशन को और समझते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो एफर्ट था इंडिया में, उसको बेसिकली यहाँ पर जो इट वाज फंडेड बाय यूएस, और इसको स्टार्ट करने के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट पड़ी थी वो कहीं ना कहीं यूएस ने भी हमें प्रोवाइड किया था। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि शॉर्ट टर्म में जो था कि इंडिया को एड्रेस करना था हंगर क्राइसिस, यानी कि उस समय भूखमरी का सिचुएशन था, फेमीन बार बार आ रहे थे, इसीलिए इस चीज को सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि इसको खत्म कर दिया जाए, यानी हंगर क्राइसिस जो है उसको खत्म कर दिया जाए। लॉन्ग टर्म में क्या चीज था, मतलब शॉर्ट टर्म में तो पहले भूखमरी हटाया जाए, लॉन्ग टर्म में क्या ऑब्जेक्टिव था कि ओवरऑल जो आपका एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, यानी एग्रीकल्चर में एक एक्सट्रीम चेंज लेकर आए, मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, और उसकी वजह से रूरल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, जैसे रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद फिर आपके मशीनरी यूटिलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बने जो बेसिकली मशीन्स बनाए फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग और एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स तक नहीं रहा, बल्कि इसने इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट का काम किया, रूरल डेवलपमेंट किया, फार्म में बहुत सारे फार्मर्स को उन लोगों ने इंगेज किया, बहुत सारे फार्मर्स जो थे उनको फ्री में लैंड्स भी दिया था, ये तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले की स्कीम में, तो उन लोगों ने भी अपने लैंड को यूटिलाइज किया, उनके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। तो सिर्फ और सिर्फ एक फूड ग्रेन्स में सफिशियंसी एक नहीं हुआ, ओवरऑल बहुत जगह पे ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ, आपके एग्रीकल्चरल ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था। तो ये लॉन्ग टर्म में ऐसा गोल बनाया, शॉर्ट टर्म में हंगर क्राइसिस को हट जाए। एम्प्लॉयमेंट दिया ऑब्वियसली, कुछ यहाँ पर कंडक्ट हुआ बायोलॉजिकल टेस्ट और स्टडीज हुआ, किस चीज से रिलेटेड, यहाँ पर जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया क्लाइमेट से रिलेटेड स्टडीज शुरू हो गया, डिजीज जो प्लांट के डिजीज होते हैं, बहुत सारे क्रॉप खा जाते हैं, ये सब से रिलेटेड जो थे प्रॉब्लम्स जो थे, इनके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर में, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह को जानना, किस तरीके से एग्रीकल्चर में इफेक्ट होता है क्लाइमेट का, वेदर का, तो ये सारी चीजों की भी स्टडी जो थी, रिसर्च करना इस पे भी शुरू हो गया, ठीक है। और ओवरऑल जो है अब हम एग्रीकल्चर, ग्लोबलाइज एग्रीकल्चर का भी बेसिकली हमने काम किया, कैसे कि अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो था वो भी स्प्रेड हुआ, इंडिया से भी हुआ स्प्रेड, की हम लोगों ने किस तरीके से जो टेस्ट वगैरह हुआ उससे दूसरे कंट्रीज ने क्या सीखा। तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ 1-2 ऑब्जेक्टिव नहीं था कि सिर्फ हमें फूड ग्रेन्स में एफिशिएंट बनना है, बल्कि वी आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। क्रॉप्स में क्या क्या क्रॉप्स बेसिकली उगाए गए ये ग्रीन रिवॉल्यूशन में, तो ज्यादातर कौन कौन से थे, मेन कोर्स ग्रेन्स थे और कुछ मेन क्रॉप्स थे, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मेज, वीट, राइस, ठीक है। ज्वार बाजरा आज भी राजस्थान वाले एरियाज में होता है, वेस्टर्न एरियाज में होता है, इंडिया में ईस्टर्न एरियाज में उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसने काम किया, और लगभग ग्रीन रिवॉल्यूशन ने रिकॉर्ड कब किया, लगभग 131 मिलियन टन फूड ग्रेन्स को उगाया गया 1978 से 79 में, 78 to 79 में 131 मिलियन टन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने ग्रेन आउटपुट दिया। इंडिया का क्या मतलब, एस्टैब्लिश्ड पूरे वर्ल्ड में सबसे इंडिया जो था नंबर 1 पे आ गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। सोचो जहां हमारे यहाँ हंगर क्राइसिस था, एकदम एक्सट्रीम चेंज कितना ज्यादा आया,
ठीक है, और लगभग 30% जो था हर एक लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, यानी कि यहाँ पर जितने भी फार्मर्स थे उनकी लगभग 30% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई। ठीक है, और ये ज्यादातर आपको पता होगा कि पंजाब हरियाणा वाले एरियाज में आया। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बहुत सारे थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, जैसे कि इंक्रीज हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, यानी फार्मर्स थोड़े रिच होने लगे, और इसीलिए आज भी पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स दे आर रिच एज कंपैरिजन टू द अदर एरियाज के जो फार्मर्स उनसे। ठीक है, बिहार के फार्मर्स से भी बहुत ज्यादा रिच होते हैं उस तरफ के जो फार्मर्स होते हैं। और ठीक है, तो प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स जो था, ठीक है, फार्म प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों की अर्निंग बढ़ी, फार्मर्स की अर्निंग बढ़ी, और फाइनली वो थोड़े प्रोस्पेरस हुए, उन लोगों ने और भी लैंड वगैरह परचेज किया, और बिग फार्मर्स जो थे वो तो और भी ज्यादा रिच हो गए। रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स, जहां पर हम दूसरे देशों में डिपेंडेंट थे इंपोर्ट कराने के लिए फूड ग्रेन्स, ठीक है, वहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। ठीक है, और अब हमारे पास इतना स्टॉक था कि वो पूरे साल में भी खत्म नहीं हो रहा था, तो हमने उसको स्टॉक भी करना शुरू कर दिया, यानी स्टोरेज भी करना शुरू कर दिया। और उस स्टॉक का मेन रीजन था कि अगर कभी भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या कोई भी देश पे विपदा आती है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज दूज स्टॉक। एंड आपको पता होगा जो पटना में गोलघर है ना, ये ब्रिटिश के टाइम का वेयर हाउस काइंड ऑफ है, स्टॉक उसमें ग्रेन से स्टॉक किया जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मत लिखना, ऐसे ही बता दिया एक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली स्टॉक वगैरह भी हम लोगों ने करना शुरू कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने स्टॉक करना शुरू कर दिया फूड ग्रेन्स को। ठीक है, कैपिटलिस्ट फार्मिंग, यानी कि लगभग बहुत सारे फार्मर्स जो थे, यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट होने लगा फार्मिंग में, यानी कि यहाँ इरिगेशन के लिए मशीन्स वगैरह लगने लगे, टूल्स वगैरह यूज होने लगे। HYV सीड्स भी कंपैरेटिवली थोड़ी एक्सपेंसिव तो थी, ऐसा तो कोई शक नहीं है इसमें, तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट फार्मिंग वगैरह स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट, एक्सेसिव हाई प्रॉफिट मिलने लगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, वही सारी चीजें, मशीन, थ्रेशर्स, कंबाइंस, डीजल इंजन, इरिगेशन के लिए पंप्स वगैरह, मोटर पंपिंग वगैरह जो भी था वो यूज होने लगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया, क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ने लगी फॉर प्रोडक्शन फैसिलिटीज। तो ये जो था गवर्नमेंट जो था, और इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव दिए, ऐसा नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं था। गवर्नमेंट ने थोड़ा इजी क्रेडिट कर दिया, यानी कि लोग HYV सीड्स खरीद सके, इसीलिए इजी क्रेडिट फैसिलिटी दे दिया। ठीक है, लोन फैसिलिटी देने शुरू कर दिया कि अगर कोई ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं तो उनको लोन इजीली मिले। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे दिया गया, यानी कि आपको तो पता ही है कि इरिगेशन पंप वगैरह को यूज करने में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगता है, तो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी भी देने लग गए, यानी कि एक लमसम अमाउंट मिलने लगा उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे। फिर नई टेक्नोलॉजी कुछ भी आती थी तो उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी अपना पूरा फुल सपोर्ट दिया, किसको, आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन को। क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट का, कि व्हाट आर द वेरियस निगेटिव इम्पैक्ट इन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा आपके किस पे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसके क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो थे, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का था। सबसे पहला चीज, इसने कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट कर दिया रिच और पुअर फार्मर के बीच में, क्योंकि जो रिच फार्मर्स थे दे आर एबल टू बाय द HYV सीड्स एंड दे आर बिकमिंग मोर रिच। ठीक है, और वो इस इनिशिएटिव को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर गए। लेकिन वही पुअर फार्मर्स जो थे वो वहीं के वहीं रह गए, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक द HYV सीड्स एंड ऑल। वो ले ही नहीं पा रहे थे, उनके अगर वो ले भी रहे थे तो उनके पास इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज नहीं था, तो काफी समय तक पुअर फार्मर्स तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच ही नहीं पाई। तो ये कहीं ना कहीं एक ही एरिया में कुछ ही फार्मर्स को बेनिफिट दे गया और रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में गैप को कम करने की जगह इंक्रीज कर दिया। पहला ये था। दूसरा ये था कि इसने लैंड को बैरन लैंड बनाना शुरू कर दिया। बैरन लैंड यानी कि बंजर। इतना ज्यादा इसमें आपके पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर्स और आर्टिफिशियल मटेरियल यूज होने लगा, जिसकी वजह से आपके वो कुछ सालों के बाद वो लैंड क्या बनने लगे, बैरन लैंड, यानी कि वो उपजाने के लायक बचे ही नहीं। ठीक है, तो ये इसने लैंड पे बहुत बुरा इफेक्ट डाला। इस एक्सेसिव वाटर वेस्टेज,
इतना ज्यादा पानी खर्च हो रहा था कि बहुत सारे कंट्री में, हमारे यहाँ तो वाटर शॉर्टेज पहले से था, लोगों को घर तक अवेलेबल नहीं था वाटर, और यहाँ वाटर एक्सेसिव रिक्वायरमेंट था, तो वाटर की शॉर्टेज होने लग गई। क्लियर है ना? और उसके बाद भी जो बेसिकली यहाँ पर जो और भी कुछ, ठीक है, बैरन लैंड, आपके रिच एंड पुअर डिस्पैरिटी इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इस जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसने एक चीज और किया कि इसने रीजनल डिस्पैरिटी भी क्रिएट किया, यानी कि बहुत सारे रीजन में डेवलपमेंट हुआ, बाकी रीजन्स में डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत जगह पे पहुंच ही नहीं पाया ग्रीन रिवॉल्यूशन। खैर अभी तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन से ही काम चलता है, बट उस समय का ये सिचुएशन था। तो ये कुछ आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन की स्टोरी थी। अब अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। एनीवन हैव एनी डाउट? ग्रीन रिवॉल्यूशन समझ में सबको आ गया? व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है, इसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब जो है, आफ्टर विटनेसिंग द ह्यूज सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यहाँ पर बेसिकली व्हाइट रिवॉल्यूशन को लाया गया, स्टार्ट किया गया इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसी व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंडर में अमूल आया, जो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था। द रिवॉल्यूशन जो था एसोसिएटेड था ये शार्प इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन कंट्री, ठीक है, और इसको हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो था ये किसके द्वारा लाया गया था? इसके फादर कौन है? डॉक्टर वर्गीस, लिखे डॉक्टर वर्गीस कुरीन, वर्गीस VERGHESE, वर्गीस कुरीन, CURIEN, क्यूरीन, वर्गीस, डॉक्टर वर्गीस क्यूरीन के द्वारा लाया गया था। ये फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन है इंडिया, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस क्यूरीन, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट। इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला गया था कि पहला कि फीडिंग जो सिस्टम है, फीड जो खा रहे हैं बेसिकली, जो खाना है उनका, उसको चेंज किया जाए, ठीक है। तो ये तरीके से बेसिकली व्हाइट रिवॉल्यूशन को लाया गया। और इसमें भी फेजेस हैं, जैसे फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। फेज फर्स्ट जो था 1970 में स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा फेज 81 to 85 चला, तो और तीसरा 85 to 96। तो इस तरीके से 3 फेजेस में किसने काम किया? आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन। किसी को